एंड गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट को। आप सभी का हमारी ईटी एकेडमी और कंचन आईज के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो करेंट अफेयर्स की आज हमारा तीसरा दिन है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग को सेशन पसंद आ रहा होगा और अपना फीडबैक जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिए ताकि हमें पता चले कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो देखिए आज का जो पहला न्यूज़ है वो क्या है कि आर्टिकल 371 का क्लॉज ए, एक सेकेंड, देखिए आर्टिकल 371 का जो क्लॉज ए है वो नागालैंड में कोयला खनन पर इसका प्रभाव। देखिए अभी वहाँ जो नागालैंड की सरकार है उन्होंने कहा है वहाँ पे रैट कोल माइनिंग हो रही थी जिसकी वजह से वहाँ पे 6 लोगों की मौत हो गई। इस वजह से जो आर्टिकल 371 का क्लॉज ए है वो चर्चा में आ गया है, क्योंकि वहाँ के जो मंत्री हैं, वहाँ के जो राजनेता है, उन्होंने बयान दिया कि कहीं ना कहीं जो आर्टिकल 371 का क्लॉज ए है वो कहीं ना कहीं इसमें क्या कर रहा है, तो बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो इसलिए हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आर्टिकल 371 का जो क्लॉज ए है उसमें क्या क्या प्रोविज़न किया गया है और उसको संविधान के किस भाग में ऐड किया गया, किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया और कब ऐड किया गया। और साथ में आज के इस सेशन में हम ये भी जानेंगे कि और कौन कौन से राज्य हैं जिनको आर्टिकल 371 के तहत विशेष प्रावधान प्राप्त हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये चर्चा में क्यों रहा, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया अभी कि आर्टिकल 371 का क्लॉज ए के कारण नागालैंड में कोयला खनन और विनियमन गंभीर रूप से बाधित हो रहा है, ठीक है। हाल ही में क्या हुआ है, विशेष रूप से रैट होल माइनिंग विस्फोट में हाल ही में हुई मौतों के आलोक में जो नागा है, नागा प्रथागत कानून को संरक्षित करने वाला यह खंड सरकार के लिए छोटे पैमाने पर खनन को विनियमित करने और अधिक जटिल बना देता है। मतलब कहीं न कहीं इस चीज़ को, सरकार को इसको कंट्रोल करने में ये आर्टिकल 371 का जो क्लॉज ए है वो कहीं न कहीं बाधा उत्पन्न कर रहा है। देखिएगा ये आर्टिकल 371 का जो क्लॉज ए है ये क्या प्रोविज़न करती है, तो आप देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। ये विशेष प्रावधान करती है किसके लिए, तो नागालैंड के लिए, ठीक है। एकदम दिमाग में रखना है कि आर्टिकल 371 का जो क्लॉज ए है वो किसके लिए, तो 13वें संविधान संशोधन के द्वारा 1962 में भाग 21 में इसको डाला गया, ठीक है। और नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान किया गया। कब, 1962 में। कौन सा संविधान संशोधन, 13वां संविधान संशोधन। और कौन से भाग में, तो भाग 21 में। आई बात समझ में यहाँ तक। अब आगे देखिएगा, अब इसमें प्रावधान क्या है, तो इसमें प्रावधान है कि जब तक नागालैंड विधानसभा एक प्रस्ताव द्वारा निर्णय नहीं ले लेती तब तक संसद का कोई भी एक्ट, संसद कोई भी कानून बना ले, जब तक वहाँ की विधानसभा अगर निर्णय नहीं लेगी तब तक नागाओं की धार्मिक अथवा सामाजिक प्रथाओं, नागा प्रथागत कानून एवं प्रक्रिया नागालैंड पर लागू नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसको विशेष प्रावधान बोला जाता है। आर्टिकल 371 के क्लॉज ए में किया गया है, किसके लिए, तो नागालैंड के लिए। और क्या प्रोविज़न है, इसका मतलब ये हो जाता है कि राज्य सरकार के पास भूमि और उसके संसाधनों पर, ठीक है, सीमित अधिकार है तथा जो स्थानीय समुदाय के स्वामित्व एवं नियंत्रण में है उनके प्रथागत कानूनों और प्रथाओं द्वारा क्या होता है, ये तो शासित होता है। तो आपको देखिए इस वाले टॉपिक से आपको क्या याद रखना है, एक कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ, बस आप एक जस्ट फॉर जनरल नॉलेज के लिए, क्योंकि एज अ एस्पिरेंट ऑफ बीपीएससी, यूपीएससी या फिर अदर किसी भी पीसीएस के एग्जाम दे रहे हो आप, तो आपको क्या होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए कि क्या घटित हो रहा है देश में। सेकेंड थिंग, स्टैटिक्स पॉइंट पे क्या आपको याद रखना है कि ये जो प्रोविज़न है किसके लिए, कौन से स्टेट के लिए है, कब अमेंडमेंट हुआ, किस पार्ट में डाला गया, तो ये सारे फैक्ट्स आपको क्या होने चाहिए, तो याद होने चाहिए। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि किस राज्य में कब लागू हुआ अनुच्छेद 371 और क्यों। इस चार्ट को आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना है ताकि क्वेश्चन आए तो बिल्कुल रिग्रेट फील ना हो कि हमने देखा नहीं। तो देखिएगा इसमें आप देखोगे तो महाराष्ट्र जो है, जो कि पहले बॉम्बे राज्य कहलाता था, इसको कब 371 प्राप्त हुआ, तो 1950 में यहाँ पे लागू हुआ। किस लिए,
तो विदर्भ मराठवाड़ा के विकास के लिए, मतलब विदर्भ मराठवाड़ा के विकास के लिए 1950 में महाराष्ट्र में क्या इंप्लीमेंट हुआ था, मुंबई में, तो आर्टिकल 371। उसके बाद देखिए गुजरात 371 यहाँ पे कब लागू हुआ था, 1950 में। क्यों, तो स्वराष्ट्र कक्ष के विकास के लिए। ठीक है, आप देखो उसमें साथ में ये भी बताया गया है कि किस चीज के लिए वहां पे आर्टिकल 371 को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे मेंस में यूज करते हो। ठीक है, क्योंकि थोड़े थोड़े फैक्ट्स को आपको दिमाग में रखना है और उसको अप्लाई करना सीखना है। उसके बाद देखिए नागालैंड, जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे, 371 का ए, इसको कब प्रोविजन मिला, 1962 में। कौन सा संविधान संशोधन, 13वां संविधान संशोधन। क्यों किया गया यहाँ पे प्रोविजन, नागा संस्कृति के संरक्षण के लिए। जो वहाँ की कम्युनिटी है ना, नागा कम्युनिटी, उनको संरक्षित करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे आर्टिकल 371 का क्लॉज ए का क्या किया गया, प्रावधान किया गया। असम में देखिएगा 1969 में जनजातियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए 371 बी का क्लॉज का प्रावधान किया गया। मणिपुर में देखिएगा 371 का सी। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्लॉज आपको बहुत याद रखना है, क्योंकि प्रीलिम्स में कंफ्यूज कर सकते हो जब ये ऐसे स्टेटमेंट के तौर पे पूछेगा। तो याद रखिएगा 371 का क्लॉज सी किसके लिए, मणिपुर के लिए। यहाँ पे क्यों इंप्लीमेंट हुआ था, तो पहाड़ी इलाकों से चुने गए विधायकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए। देन आंध्र प्रदेश, जो कि अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों के लिए है, इनको भी आर्टिकल 371 का क्लॉज डी और आर्टिकल 371 का क्लॉज ई कब प्रावधान मिला हुआ, 1973 में। क्यों, तो सरकारी नौकरी और शिक्षा में समान अवसर देने के लिए। फिर आप देखिए सिक्किम में 1975 में, मिजोरम में 1986 में और अरुणाचल प्रदेश में 1986 में। तो ये सारे पॉइंट्स को आपको क्या करना है, देख लेना है एक बार। ठीक है, और इसको नोट भी कर लीजिएगा। आइए दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। दूसरा टॉपिक क्या कह रहे हैं कि पीएम मोदी इनॉग्रेट्स कंट्रीज फर्स्ट इंडिजीनियस हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी। ठीक है, देखिए फेरी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जो यात्रियों के क्या करता है, आवागमन के लिए यूज होता है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हाइड्रोजन से चलने वाला फेरी है, जिसका इनॉग्रेशन किसने किया है, जिसका इनॉग्रेशन जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। अगर आप देखोगे इसमें तो द पायलट वेसल इज अ 24 मीटर, ठीक है, विच कैन कैरी 50 पैसेंजर। मतलब इसमें ना कितने पैसेंजर जा सकते हैं एक बार में, तो 50 पैसेंजर जो है एक बार में इस फेरी से क्या कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है यहाँ पे कि इसको किसने बिल्ड किया है, किसके द्वारा बनाया गया है इस फेरी को, तो इसको बनाया गया है कोचीन शिपयार्ड। ठीक है, कोचीन शिपयार्ड के द्वारा इस फेरी को क्या किया गया है, तो बनाया गया है। तो ये भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए कुछ स्टैटिक्स पार्ट को देखते हैं यहाँ से। देखिए आपको ये देख के पेपर का कटिंग पता चल रहा होगा कि आपका करंट अफेयर्स का लेवल क्या हो रहा है। ठीक है, कहीं एक जगह से नहीं पढ़ाया जा रहा है, आपको डिफरेंट सोर्स से पढ़ाया जा रहा है। जो द हिंदू से अच्छा लग रहा है आर्टिकल, उसको ले लिया जा रहा है, किसी इंडियन एक्सप्रेस से ले लिया जा रहा है। बहुत सारा पेपर पढ़ के तब जाके यहाँ पे पास टॉपिक क्या कर रहे हैं, तो तैयार किया जा रहा है। तो अगर विश्वास करके आप सेशन से जुड़े रहिएगा, कंटिन्यू रहिएगा, तो आपको लिटरली एक ही महीने में आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट फील होने लगेगा। देखिए ईंधन के रूप में हाइड्रोजन को देखते हैं हम, तो हाइड्रोजन जो है वो ईंधन का क्या है, एक स्वच्छ स्रोत है। ईंधन सेल में खपत होने पर केवल पानी ही शेष बचता है। आप देखते हो ना कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि हाइड्रोजन से चलने वाली फेरी का इनोग्रेट किया है नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि हाइड्रोजन को जब आप जलाओगे ना तो क्या बचता है, जल बचता है। ठीक है, जो कि जल क्या है, हमारे पर्यावरण के लिए तो बिल्कुल नुकसानदायक नहीं है, तो ये बताया जा रहा है। ठीक है, इसमें इसका देखिएगा अलग अलग घरेलू संसाधनों में भी हाइड्रोजन का क्या होता है, तो उत्पादन किया जाता है। जैसे इसका प्रयोग देखोगे आप, कारों में प्रयोग होता है, घरों में प्रयोग होता है, पोर्टेबल बिजली में प्रयोग होता है, कई अन्य अनुप्रयोगों में भी हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। हाइड्रोजन ईंधन उत्पादन की कई विधियां। अब देखिए जैसे बीपीएससी अपना ट्रेंड चेंज कर रही है साइंस में क्वेश्चन पूछने का, तो हो सकता है कि चांसेस है कि ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि जो हाइड्रोजन ईंधन है उसके उत्पादन का कौन कौन सा मेथड है।
तो मेथड पता होना चाहिए आपको, ताकि आपको उस टाइम पे अफसोस ना लगे कि काश हम पेपर भी पढ़ लेते तो हमारा ये क्वेश्चन नहीं रहता। क्योंकि 69 में आपने क्वेश्चन देखा है कि किस लेवल का साइंस से क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो लोग। तो कौन कौन सी विधि है? तापीय प्रक्रिया है, और दूसरा विधि कौन सा है? इलेक्ट्रोलाइटिक प्रक्रिया है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? अलग अलग किया जाता है इस प्रक्रिया में, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रक्रिया। ठीक है, दो प्रक्रिया से क्या करते हैं? तो हाइड्रोजन ईंधन का उत्पादन किया जाता है। अब हम इसमें देखेंगे ईंधन सेल तकनीक। ये ईंधन सेल तकनीक क्या है? तो ये एक उपकरण है, विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया के माध्यम से ईंधन से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होता है। ठीक है, अब देखिए कोई ईंधन है, ठीक है, अब देखो इसको कनेक्ट करने आपको, ईंधन का क्या करते हैं? इसका रासायनिक प्रतिक्रिया करवाइएगा, तब जाके आपको क्या प्राप्त होगा? विद्युत ऊर्जा प्राप्त होगा। जैसे हाइड्रोजन से चलने वाली फेरी का इनोग्रेट किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, तो जो हाइड्रोजन फ्यूल है ना, ठीक है, उसको जब आप उसका जब रासायनिक प्रतिक्रिया होगा तो क्या उत्पन्न होगा? विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगा, और ये उच्च दक्षता एवं शून्य उत्सर्जन प्रदान करेगा। अब देखो आप इसको कैसे यूज कर सकते हो मेंस में। जैसे भारत ने लक्ष्य रखा है ना कि 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसमें भी आप देखिएगा तो शून्य कार्बन उत्सर्जन का प्रावधान है। ठीक है, ऐसा कहा गया है कि 2030 तक जो है हम इसको क्या करेंगे? कम करेंगे कार्बन एमिशन को। तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? जब आप ये सब एग्जाम्पल डालोगे कि गवर्नमेंट जो है, ठीक है, जैसे कि आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो उदाहरण के तौर पे कि हाल ही में, ठीक है, हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हाइड्रोजन से चलने वाली फेरी का क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है, जो कहीं ना कहीं जो भारत के द्वारा लक्ष्य तय किया गया है कि 2070 तक कार्बन एमिशन को शून्य करेंगे, उसमें एक भूमिका के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो आपको ये सब क्या करना पड़ेगा? ये सारा इनपुट डालना पड़ेगा, ताकि आपका जो कॉपी है वो दूसरे एस्पिरेंट के कॉपी से क्या हो? अलग हो, और एग्जामिनर को पता चले कि ये ऑफिसर बनने लायक एकदम बच्चा रेडी हो चुका है। उसके बाद आगे देखिएगा इसके लाभ क्या क्या होंगे हाइड्रोजन फेरी के। तो ईंधन सेल दहन इंजनों की तुलना में उच्च दक्षता पर काम कर सकते हैं। न्यूनतम या शून्य उत्सर्जन होगा इससे, क्योंकि अभी आपने देखा कि हाइड्रोजन जब जलता है तो क्या उसका शेष बचता है? तो पानी शेष बचता है। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। संचालन के दौरान अधिक शांत होता है। जो आप आज देखते हो रोड पे कितना ज़्यादा नॉइज पॉल्यूशन होता है नॉइज पॉल्यूशन। अगर आप ट्रैफिक में फंस जाते हो तो लिटरली उसके बाद आपको कोई काम करने का मन नहीं करता, क्योंकि इतना ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है, वो कहीं ना कहीं आपको मेंटली रूप से ब्लॉक करता है। तो हाइड्रोजन से जो चलित होता है उससे क्या होता है ना कि आवाज़ भी कम आती है, क्योंकि इसमें देखो अब क्या होता है? अधिक शांत होता है। जब शांत होगा तो आपका माइंड भी क्या होगा? काम करेगा। माइंड काम करेगा तो क्या होगा? ये भारत के विकास में आप कहीं ना कहीं अपना योगदान दीजिएगा। तो ऐसे चेन बनता है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी बात से आप क्या कर सकते हो? चेंजेस करके भारत के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। उसके बाद देखिए अगले टॉपिक पे आते हैं, कदम शिलालेख। ये हिस्ट्री का टॉपिक है लेकिन करंट अफेयर्स में था। कदम शिलालेख क्यों चर्चा में है? देखिए शिलालेख आपको दिख रहा होगा। ये जो शिलालेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो गोवा के काकोरा के महादेव मंदिर में। तो कदम शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो गोवा के काकोरा के महादेव मंदिर में। और ये कौन सी शताब्दी का है? तो ये 10वीं शताब्दी का है। देखिए हिस्ट्री का प्रश्न है, ठीक है, लेकिन करंट में है क्योंकि ये शिलालेख अभी प्राप्त हुआ है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, आप लोग के मन में रहता है ना क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं एग्जामिनर, तो जो चर्चा में रहता है ना उसी को स्टैटिक्स पार्ट से कनेक्ट करके वो क्वेश्चन पूछते हैं। लाइक इसके बाद देखिए यह शिलालेख जो है वो गोवा में कदम काल पर प्रकाश डालता है, और यह एक शुभ शब्द स्वस्ति श्री से क्या होता है? तो प्रारंभ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कदम शिलालेख जो वर्तमान में 10वीं शताब्दी का था, जिसे अभी गोवा से प्राप्त किया गया है, वो किस शब्द से प्रारंभ होता है? तो वो प्रारंभ होता है स्वस्ति श्री से प्रारंभ होता है। इस चीज को दिमाग में रखिएगा। यह राजवंश प्राचीन कर्नाटक शाही राजवंश थे, जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मयूर शर्मा के द्वारा। VVI है। ठीक है, ये कदम शिलालेख जो है, ठीक है, ये राजवंश प्राचीन कर्नाटक शाही वंश के थे, जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मयूर शर्मा के द्वारा। इस राजवंश ने उत्तरी कर्नाटक और कोंकण वाले क्षेत्र को नियंत्रित किया। कोंकण बोले तो गोवा वाले इलाके को नियंत्रित किया था, और वे इस क्षेत्र पर स्वायत्त रूप से मतलब
ऑटोनोमस रूप से, मतलब पहले थे जिन्होंने क्या किया था, यहाँ पे शासन किया था। देखिए, वे इस क्षेत्र पर स्वायत्त रूप से शासन करने वाले पहले स्थानीय राजाओं में से एक थे। तो कदम शिलालेख के बारे में आपको इतने पॉइंट्स क्या करने हैं, तो याद रखना है। अब देखिए हमारा जो आज का अगला टॉपिक है श्री राम जन्मभूमि मंदिर पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था। तो बहुत चांसेस बन जाता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछने के। अब देखिए यहाँ पे मैंने ऐसे वैसे फैक्ट्स को नहीं लगाया, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसी को मैंने यहाँ पे लगाया, क्योंकि आप ढेर जानते होंगे इसके बारे में, न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था, पूरा हाईलाइट था, हर एक जगह छाया हुआ था, तो आपको बहुत सारा नॉलेज होगा राम मंदिर के बारे में। लेकिन आज हम उसी फैक्ट को जानेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हमें वहाँ से उसी चीज़ को निकालना है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए राम मंदिर का दृश्य, उसके बाद देखिए 22 जनवरी, जो कि इतिहास में एक यादगार पल है, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में दिव्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया था। ये डेट तो आप भूलेंगे ही नहीं। उसके बाद देखिए ये जो मंदिर बना है ना, इसमें ये मंदिर किस चीज़ से निर्मित हुआ है, तो गुलाबी बलुआ पत्थर से निर्मित हुआ है। बहुत वीवीआई है, इसमें ना लोहा का यूज़ हुआ है ना स्टील का यूज़ हुआ है। किसका यूज़ हुआ है, तो गुलाबी बलुआ पत्थर का यूज़ हुआ है कि राम मंदिर को बनाने के लिए। अगर आप इसका विस्तार देखोगे तो यह मंदिर जो है वो लगभग 3 हेक्टेयर में फैला हुआ है और गुलाबी बलुआ पत्थर से बना हुआ है। अब देखिए इस मूर्ति को नाम क्या दिया गया है, तो इस मूर्ति को नाम दिया गया है, क्या इंपॉर्टेंट है, बालक राम। इस मूर्ति को नाम क्या दिया गया है, तो बालक राम का नाम दिया गया है, याद रखिएगा। देन इस मूर्तिकार जो है, मूर्तिकार कौन है, मतलब ये बालक राम जी जो है उनका मूर्ति किसने बनाया है, तो बनाया गया है अरुण योगी राज ने। अरुण योगी राज जी जो है उन्होंने शालिग्राम शिला में से क्या किया है, इसको निर्मित किया है। तो क्वेश्चन क्या बन गए कि जो राम मंदिर बना है उसमें जो बालक राम की मूर्ति है उनका निर्माण किसके द्वारा किया गया, उस मूर्तिकार का नाम क्या है, तो अरुण योगी राज नाम है उसका, ठीक है उनका। अब आगे देखते हैं क्या फैक्ट्स हैं इनसे रिगार्डिंग कि टाइम कैप्सूल, ये देखिए कुछ आपको इंटरेस्टिंग जानने को मिलेगा टाइम कैप्सूल के बारे में। ये टाइम कैप्सूल क्या है कि जो मंदिर है ना राम मंदिर, उसके ठीक नीचे जमीन से लगभग 2000 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल रखा गया है। अब ये टाइम कैप्सूल क्या है जो 2000 फीट नीचे रखा गया है, तो कैप्सूल में एक तांबे की प्लेट है जिस पर राम मंदिर, भगवान राम और अयोध्या के संबंध में प्रासंगिक जानकारी अंकित है। ठीक है, मतलब 2000 फीट नीचे जो है टाइम कैप्सूल रखा गया जिसमें तांबे की एक क्या है, प्लेट है, जो कहीं ना कहीं बाद में भी कभी उत्खनन होगा ना तो पता चलेगा कि अच्छा ये चीज़ यहाँ पे क्या था, तो था। ठीक है, इसलिए इसको टाइम कैप्सूल को 2000 फीट नीचे रखा गया है। इस टाइम कैप्सूल को रखने का उद्देश्य क्या है, यह सुनिश्चित करना है कि मंदिर की पहचान समय के साथ बरकरार रहे एवं भविष्य में इसे भुलाया ना जा सके। तो याद रखिएगा इस टॉपिक में एक आपको कीवर्ड्स मिला क्या, तो टाइम कैप्सूल। और टाइम कैप्सूल को मैंने आपको समझाया भी कि टाइम कैप्सूल क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक कहानी की फॉर्म में भी आप इसको याद रख सकते हैं ताकि स्टेटमेंट के तौर पर भी क्वेश्चन पूछे तो आप इसको भूले ना। मंदिर का डिजाइन किसके द्वारा किया गया है, मूर्तिकार तो हमने देख लिया कौन है, अरुण योगीराज। ठीक है, उसके बाद मंदिर का डिजाइन किसके द्वारा किया गया है, तो मंदिर का डिजाइन किया गया है वास्तुकार चंद्रकांत बी सोमपुरा जो है उन्होंने अपने पुत्र आशीष के सहयोग से इस मंदिर का डिजाइन किया है। ठीक है, तो 2 पॉइंट मूर्तिकार भी पता चल गया। इस मंदिर का डिजाइन किसके द्वारा किया गया है, तो चंद्रकांत बी सोमपुरा ने अपने पुत्र आशीष के मदद से इसका डिजाइन किया है। मंदिर का जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसको किस नाम से जाना जाता है, सिंह द्वार के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो इंपॉर्टेंट होगा मैं वही इसको यहाँ पे लगाऊंगी, ऐसे इधर उधर का फैक्ट्स नहीं, कुछ मतलब नहीं बनता उसका। जो राम मंदिर का जो मुख्य द्वार है उसको किस नाम से जाना जाएगा, सिंह द्वार के नाम से जाना जाता है, जिसमें हाथियों की, शेरों की, भगवान हनुमान और गरुड़ की अलंकृत मूर्तियों के स्थापित किया गया है। तो याद रखना है किस किस के मूर्तियों को अलंकृत रूप से स्थापित किया गया है, तो हाथी है, शेर है, भगवान हनुमान है और गरुड़ है। उसके बाद देखिएगा ये जो मंदिर है उसकी परिधि कैसी है, तो आयताकार परिधि। जैसे कि आप देखिए स्टार्टिंग में आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि कैसा है इसका परिधि, तो आयताकार परिधि है।
तो राम मंदिर के बारे में इतना हमने जाना। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि आज का अंतिम टॉपिक है। अगला टॉपिक है बोइंग सुकन्या कार्यक्रम। कौन सा है? बोइंग सुकन्या कार्यक्रम। आपको पिक्चर देख के ही लग रहा होगा, और मोदी जी के हाथ में देखिए ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो बोइंग सुकन्या कार्यक्रम है ये किस उद्देश्य के लिए लाया गया होगा। तो आइए आपके पेशेंस को खत्म करते हैं और देखते हैं कि स्कीम जो है वो किस उद्देश्य के लिए लाया गया है। ये कब प्रारंभ किया गया? 19 जनवरी 2024 को। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। इसका उद्देश्य है विमानन क्षेत्र में लड़कियों के प्रवेश को सुविधाजनक बनाना है। ठीक है, बहुत अच्छे रूप से आप इसको ऐसे में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ऐसे लिखने के लिए मैं बार बार बोलता हूँ आपके पास कंटेंट होना चाहिए। अगर इस टाइप का ऐसे लिखने के लिए आए महिलाओं के बारे में, ठीक है, भारत के विकास के बारे में, तो आप ये सारे पॉइंट्स को डाल सकते हो। क्योंकि ये जो बोइंग कन्या योजना आया है, इसका उद्देश्य क्या है कि जो विमानन क्षेत्र है उसमें लड़कियों के प्रवेश को क्या करना है? सुविधाजनक बनाना है। यह कार्यक्रम लड़कियों और महिलाओं को विमानन में करियर के लिए आवश्यक विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित, जिसको स्टेम भी बोलते हैं, पर ध्यान केंद्रित करते हुए महत्वपूर्ण कौशल हासिल करने के लिए डिज़ाइन किया गया। मतलब इसको इस वे में डिज़ाइन किया गया है ना कि महिलाओं का इन फील्ड में क्या हो, तो इंटरेस्ट डेवलप हो। ठीक है, इसलिए उन्होंने इस कार्यक्रम को इसी तरीके से डिज़ाइन किया है। उसके बाद देखिए और क्या बोला जा रहा है। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया गया है कि कार्यक्रम में विमानन क्षेत्र में महिलाओं के वर्तमान प्रतिनिधित्व को स्वीकार करते हुए कहा गया कि भारत की 15% पायलट महिलाएं हैं। ये अचीवमेंट है हमारे भारत की, और आज बहुत ही अच्छे दिन ये पॉइंट आपको जानने को मिल रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे। ये सारा चीज़ आप लिख सकते हो अपने आंसर में, ठीक है, कि हमारे भारत में जो है 15% पायलट क्या है, तो महिलाएं हैं। अब आपको लगेगा मैम 15% है, फिर भी आप बोल रहे हो कि अचीवमेंट है, तो आइए इस पॉइंट से पता चलेगा आपको कि मैं क्यों बोल रही हूँ कि अचीवमेंट है। पंद्रह परसेंट महिला पायलट है। विमानन उद्योग के भीतर लैंगिक समावेशन के प्रगति को दर्शाता लिखने के लिए। अगर आपको आता है कि अब लैंगिक समावेशन पे कोई प्रश्न आता है, ऐसे सिंपल सा तो प्रश्न नहीं आएगा। भागीदारी है, मतलब भारत में 15% महिलाएं क्या है, तो पायलट है, जो कहीं ना कहीं वैश्विक लेवल पे से 3 गुना अधिक है। तो ये हमारे भारत की अचीवमेंट है, और भारत यहाँ पर भी नहीं रुका, बल्कि इसमें और आगे बढ़ने के लिए उसने कौन सा स्कीम लेके आए हैं, तो बोइंग कन्या योजना, ठीक है, जो कहीं ना कहीं भारत की जिज्ञासा को दिखाता है कि वो महिलाओं की जो विमानन में भागीदारी है उसको कंटिन्यू बढ़ाना चाहता है। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। तब तक के लिए सभी को